4.7 कीमत और पूर्ति के बीच में संबंध को समझना। कीमत और पूर्ति के बीच में धन संबंध होने के कारण दो कारण हैं। पहला, उत्पादन का ध्येय महत्व लाभ प्राप्त करना है और यदि कीमत बढ़े तो वह वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि पूर्ति बढ़कर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। दूसरा, वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप बाजार में नए विक्रेताओं का प्रवेश होने से वस्तु की कुल पूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। 4.8 पूर्ति में परिवर्तन। वस्तु की पूर्ति पर जिन परिबलों की असर होती है उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक कीमत का परिबल और दूसरा कीमत के अलावा के अन्य परिबल। कीमत प्रेरित परिवर्तन के कारण पूर्ति में विस्तार और संकुचन होता है, जबकि अन्य परिबल प्रेरित परिणामों के कारण पूर्ति में वृद्धि कमी होती है। पूर्ति में वृद्धि, विस्तार और संकुचन। यदि अन्य परिबल स्थिर हो तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में जो बढ़ोतरी होती है उसे पूर्ति की विस्तरण कहते हैं, जबकि वस्तु की कीमत में कमी हो तो पूर्ति घटती है उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। अन्य परिबल जैसे कि उत्पादन के साधनों के भाव, उत्पादन खर्च, उत्पादन पद्धति, अन्य वस्तुओं के भाव, भविष्य में भाव संबंधी अटकलें, सरकार की नीति, पीढ़ियों की संख्या इत्यादि स्थिर रहती है। किसी निश्चित वस्तु की कीमत में परिवर्तन करे तो उसकी पूर्ति पर असर देखने को मिलता है। आइए बच्चों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेब की प्रति किलोग्राम कीमत देखो 50 से 60, 60 से 70, 80, 90 रुपये हुई, तो सामने सेब की पूर्ति भी 200 से 400, 400 से 600, 800 और 1000 हो गई। अगर ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ गति करता है, यानी 70 रुपये से 50 रुपये हो जाता है, तो उसके पूर्ति में भी 600 किलोग्राम से 200 किलोग्राम का संकुचन होता है। ठीक है। और यदि वो 70 के भाव से 600 किलोग्राम बेचता है और भाव अगर 90 रुपये हो जाता है तो 600 किलोग्राम से वो 1000 किलोग्राम बेचेगा, तो इसको पूर्ति का विस्तार कहते हैं। आकृति x अक्ष पर वस्तु की पूर्ति और y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 70 रुपये है, तब पीढ़ी SS पूर्ति रेखा ए बिंदु पर वस्तु की पूर्ति 600 किलोग्राम है। वस्तु की कीमत 70 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो जाती, तब पीढ़ी ए बिंदु से सी बिंदु पर पूर्ति 600 किलोग्राम से बढ़कर 1000 किलोग्राम हो जाती है। ए बिंदु से सी बिंदु की ओर गति पूर्ति में विस्तार दर्शाती है, किंतु ए बिंदु से बी बिंदु की ओर गति पूर्ति में संकुचन दर्शाती है, क्योंकि वस्तु की कीमत 70 से घटकर 50 किलोग्राम हो जाती है। तब पीढ़ी द्वारा वस्तु की पूर्ति 600 किलोग्राम से घटकर 200 किलोग्राम हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ति में वृद्धि और कमी। कीमत के अलावा अन्य परिबलों में से कोई भी एक अथवा तो एक से अधिक परिबलों में परिवर्तन करने से वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे हम पूर्ति में वृद्धि कमी कहते हैं। यदि उत्पादन के साधनों के भाव घटे, उत्पादन खर्च घटे, उत्पादन पद्धति में सुधार हो, अन्य वस्तुओं के भाव घटे, सरकारी नीति पूर्ति को प्रोत्साहित करने वाली हो, पीढ़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो, तो इन परिस्थितियों में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न करने के बावजूद पूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थिति में मूल पूर्ति रेखा अपने स्थान से दाहिनी ओर खिसकती है, जो पूर्ति में वृद्धि कहलाती है। इसके विपरीत परिस्थिति में यदि उत्पादन के साधन की कीमत बढ़े, उत्पादन खर्च बढ़े, अन्य परिबलों के भाव बढ़े, सरकारी नीति पूर्ति कम करने की दिशा में हो, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न होने के बावजूद भी पूर्ति में कमी देखने को मिलती है। इन परिस्थिति में मूल पूर्ति रेखा अपने स्थान से बाईं ओर खिसकती है, जिसे पूर्ति में कमी कहते हैं। आकृति द्वारा समझते हैं। देखो बच्चों, कीमत 20 रुपये ही है, कीमत में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे सामने पूर्ति देखो 100 से 200, 200 से 300, 400, 500 ऐसे पूर्ति है, यानी इतने किलोग्राम की पूर्ति है। तो पता क्या चलता है कि अन्य परिबल जो होते हैं उनमें वृद्धि कमी होने के कारण ये सब देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं आकृति x पर वस्तु की पूर्ति हर एक इकाई में दर्शाई गई है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत रुपये में दर्शाई गई है। वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 रुपये है, तब उत्पादन या विक्रेता S1 पूर्ति रेखा से ए बिंदु पर वस्तु की 300 किलोग्राम की पूर्ति बेचने के लिए तैयार है। यहाँ कीमत 20 रुपये स्थिर है।
पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य परिबलों में इस तरह से परिवर्तन होता है कि वस्तु की पूर्ति 300 किलोग्राम से बढ़कर 400 किलोग्राम हो जाती है, तब उत्पादन या विक्रेता पूर्ति रेखा S3 के C बिंदु पर पहुंचती है। A से C बिंदु की गति को पूर्ति में वृद्धि का निर्देशन करते हैं, किंतु पूर्ति को असर करने वाले परिबल अन्य परिबल में परिवर्तन इस प्रकार से हो कि वस्तु की पूर्ति 300 किलोग्राम से घटकर 200 किलोग्राम की हो जाए, अर्थात उत्पादन या विक्रेता पूर्ति रेखा S2 के बिंदु पर पहुंचे, तो इस प्रकार बिंदु A से B की गति पूर्ति में एक कमी का निर्देशन करती है। अब 4.9 पूर्ति के नियम के अपवाद। एक्सपेक्टेशन द लॉ ऑफ द सप्लाई। हम यह देखेंगे कि मांग के नियम की तरह पूर्ति के नियम के भी कोई अपवाद है। वास्तव में जिन्हें पूर्ति के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है, उनमें से कोई विवादास्पद है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों में इस विषय में मतभेद है। पूर्ति के नियम में दर्शाए अनुसार कीमत और पूर्ति के बीच धन संबंध में बदलने वक्त ऋण संबंध देखने को मिलता है, अर्थात वस्तु की कीमत घटे तो पूर्ति बढ़ती है। ऐसी परिस्थिति में पूर्ति के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। दूसरा, दुर्लभ वस्तुएं। कई वस्तुओं की कीमत में कितनी भी परिवर्तन हो जाए, फिर भी उनकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ऐसी वस्तुएं अप्राप्त या दुर्लभ होती है। जैसे कि प्राचीन काल के सिक्के, कलाकृतियां, प्राचीन पुस्तकों की मूल हस्तप्रत, प्राचीन मूर्तियां इत्यादि की कीमत बढ़ने के बावजूद इन वस्तुओं की पूर्ति में कोई बढ़ोतरी संभव नहीं है। वास्तव में दुर्लभ वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं है, इसीलिए इनकी पूर्ति बढ़नी नहीं जा सकती, इसीलिए यह पूर्ति के नियम के अपवाद के रूप में माना जाता है। तीसरा है नाशवान वस्तुएं। उदाहरण, दूध और दूध से बनी चीजें, हरी सब्जियां, मांस, अंडा, मछली, पके फल, फूल इत्यादि नाशवान वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं के भाव घटे तो भी इन वस्तुओं की पूर्ति घटती नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का संग्रह संभव नहीं है। वस्तुओं के भाव बढ़े या घटे, फिर भी पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है।